केमिस्ट्री में 4 अगस्त को, ठीक है। उससे पहले 2 टेस्ट आप लोगों के हो जाएंगे, जिसमें केमिस्ट्री का अभी जो रिसेंट हो, अभी जो अपकमिंग संडे में होगा, वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा, जो कि मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का वो हो चुका है, क्योंकि हमने इतनी रिवीजन क्लास लगा ली ना उसकी, तो आई होप वो आप लोगों का हो जाएगा। उसकी प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ के जाएंगे और जो प्रीवियस टेस्ट हो चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के उसको एक बार देख के जाएंगे, ठीक है जी। और उसमें से जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं उसको दोबारा सोल्व करके देखोगे, ठीक है। बस यही करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सॉर्टेड है, ठीक है। आगे आ जाओ। अगले नेक्स्ट सैटरडे को, सॉरी नेक्स्ट संडे को, हाय नम्रता, गुड इवनिंग बेटा। नेक्स्ट संडे को तुम लोगों का टेस्ट होगा फिर उस पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे, जो कि तुम्हें भी पता है कैसा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके लिए मैं तुम्हें क्या करूंगी, एक असाइनमेंट बना के दे दूंगी, जो कि मैंने आपको बोला था बट अभी तक मैंने नहीं दिया है, तो वो मैं बना के दे दूंगी एंड वो हम डाउट सोल्विंग ग्रुप में ही डिस्कस कर लेंगे। अब देखो इतने बच्चे यहाँ पे अगर ज्वाइन किए 17, अब मैं एक एक के पीछे नहीं भागूंगी। तमनप्रीत तुमने कर लिया, महेश तुमने कर लिया, दीक्षा तुमने कर लिया, शिवा, इफ यू आर सीरियस ना तो आप करोगे, इफ यू आर सीरियस ना तो आप करोगे, इतना मेरे को विश्वास है, ठीक है। क्योंकि मैं देख रही हूँ नीट में काफी बच्चे डाउट पूछे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इवन आप वो वाले क्वेश्चन भी पूछ लेते जो क्लास में मैं इतनी बार करा दे रही हूँ, बट ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसमें मेरे को कोई वो नहीं है। गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। पी ब्लॉक का हो गया सॉर्ट, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब आ जाओ आगे वाले संडे वाले टेस्ट पे, यानी कि 4 अगस्त को जो तुम लोगों का टेस्ट होना है। आई नो बायो के 10 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर तुम्हारे केमिस्ट्री में हैं, 6 चैप्टर तुम्हारे फिजिक्स में। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ बेटा कि 5 के 5 चैप्टर कर लो, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रही कि 5 के 5 चैप्टर कर लो, ठीक है। मैं तुम्हें बोल रही हूँ कोई भी 3 या 4 चैप्टर कर लो, कोई भी 3 या 4 चैप्टर कर लो। कोई भी कौन से, पीरियोडिक वाला। एक बार बताओ, मैंने पीरियोडिक वाला लगभग तुम्हें 2.5-3 महीने पहले बोला था। यस इतना मैम। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ सबने वो कर लिया, यस मैम। सबने वो कर लिया होगा। पीरियोडिक, मोल कंसेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये पहले 4 चैप्टर तुम्हें करने हैं। अब तुम्हें जो इसमें से सबसे अच्छे लगते हैं वो 3 कर लो। अगर कोई बच्चा है जिसको नहीं आते, जो कि वैसे आने चाहिए थे, क्योंकि काफी टाइम हो गया मेरे को ये बोले हुए, और मैंने आप लोगों को ब्रिज कोर्स में भी कराए थे ये चैप्टर, और जब तुम मेरे से पिछले साल मिले थे 2024 में 23 में, तब भी मैंने करवाए थे, है ना। तो आप लोग इसमें से अपने 4 चैप्टर अगर आपने ऑलरेडी कर रखे हैं तो 4 चैप्टर पकड़ लो थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है, तो आप उसको मत पकड़ना, पहले आप ये 4 चैप्टर को पकड़ लो। अगर 4 भी नहीं पकड़ना चाहते, कोई भी 3 ले लो, पीरियोडिक ले लो और अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम ले लो और अपना वो ले लो, क्या नाम है उसका, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। आप लोगों, अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो मोहित सर ने अभी ग्रुप नहीं, मोहित सर ने नहीं, हाँ, वहां पे जो आप लोग रिसोर्स शीट वाला मटेरियल डाला हुआ है आप सभी के ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, है ना, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ। यस मैम। देखेंगे एक नया टैब ऐड हुआ है, केमिस्ट्री ग्रेड 11, बायो ग्रेड 11 और फिजिक्स ग्रेड 11 के नाम से। आप लोग देखेंगे आपको दिखेगा। तो वहां पे केमिस्ट्री ग्रेड 11 में क्या है ना, वो सारे चैप्टर आपको दिखेंगे जो टेस्ट में आने वाले हैं। उनको मैंने क्या किया हुआ है, वो मैंने लास्ट ईयर बच्चों को पढ़ाया था क्रैश कोर्स में, मतलब उनको मैंने 2-2 दिन में निपटाए थे वो चैप्टर। तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको वो चैप्टर ऑलरेडी आते हैं, उस वीडियो को देखो, कुछ नहीं करना तुम्हें, सिर्फ उस वीडियो को देखो, रफ नोटबुक निकाल के बैठो और देखना शुरू करो 1.5x की स्पीड पे। अगर तुम्हें वो चैप्टर ऑलरेडी आता है, तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। सेकेंड चीज, ये भी तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारा ऑलरेडी हो चुका है, अगर आपको लगता है नहीं मैम हमें देखने की नीड नहीं है, तो मत देखना। तो तुम क्या करना, इफ यू फील ना तुम्हें आता है पीरियोडिक, मैंने आज डीपीपी शेयर किया है, देख लिया सबने, मैंने एक डीपीपी शेयर किया पीरियोडिक, उसमें टोटल ना 25 to 30 क्वेश्चंस है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैम हमें आता है वो चैप्टर, हमने कर लिया, आपने बहुत बार हमें बोला करने को, हमने कर लिया, तो आप उस क्वेश्चन को लगाओ। अगर वो आपसे क्वेश्चन लग जा रहे, इट मीन्स वो आपका हो गया है, नहीं तो आप फिर वो रिकॉर्डिंग देख लो। मैं आपको 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, मैंने शायद वहां पे बोला था ग्रुप में, 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, 2 दिन उसको कर लो, उसके डाउट्स मैं आपके ले लूँ। क्लियर है? क्लास के मैं 20 मिनट रोक लूंगी आपको एक्स्ट्रा, ठीक है, वरना डाउट सॉल्विंग ग्रुप तो है ही। लेकिन मेरे को देखो, मैं एक एक बच्चे के पीछे भागूंगी नहीं, ठीक है, कि रानी तुम कर लो, प्रियंका तुम कर लो। आप समझदार हो, मेरे को पता है कि कौन कौन से बच्चे कर लेंगे,
ठीक है, मैं तुम्हें ज्यादा बर्डन नहीं दे रही हूँ बेटा, 6 चैप्टर है, हो जाएंगे, ऐसा नहीं बोल, 3 चैप्टर कर लो, लेकिन वो 3 चैप्टर से अगर क्वेश्चन आए ना टेस्ट में 11th में, गलत नहीं करके आओ, क्योंकि मेरा तो यही मानना है, अभी नहीं तो कब फिर। मानते हो ना, ये बात मैं 3 महीने से कह रही हूँ ना, 2-3 महीने से, कि Yes, 11th ma'am. कभी ना कभी तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना, तो वो टाइम आ गया है कि तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार तुम्हारे 11th के टेस्ट होंगे यहाँ पे, तुम भाग नहीं सकते हो, तुम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मैम नहीं आता 11th, आई नो नहीं आता होगा, बट करने से ही तो चीजें आएंगी ना। बैठे बैठे तुम मेरे को बोल दोगे नहीं आता मैम, इसलिए मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, तो ये कब तक मुझे बोलोगे, ऑलरेडी बहुत टाइम तो बीत गया ना बेटा, तो इसलिए कह रही हूँ करना स्टार्ट कीजिए। अगर किसी को बिल्कुल 11th नहीं आती है तो पहले एक एक 2-2 चैप्टर ले लो ना, किसने कहा है, और जिसने ऑलरेडी ये चैप्टर किए हुए हैं आप उसको रिवाइज करो, जो मैं डीपीपी दूंगी उसको सोल्व करो। फिर मैंने ऑलरेडी सारी डीपीपीज बना दी आपकी, अब मैं 2 दिन बाद डीपीपी, यानी कि मैं फ्राइडे को नेक्स्ट डीपीपी भेजूंगी, आज क्या है अपना वेंसडे है ना, तो मैं फ्राइडे को रात में भेजूंगी, ठीक है, नहीं तो सैटरडे में सुबह भेजूंगी। लेकिन उससे पहले मेक श्योर, चाहे तुम डाउट सोल्विंग ग्रुप में पूछो या तुम मेरे से क्लास के बाद एक्स्ट्रा टाइम लो आधा घंटा, लेकिन हमें वो फिर डीपीपी कंप्लीट करनी है पीरियोडिक वाली, मेरी साइड से, तुम्हारी साइड से। समझ में आ गई ये वाली बात? Yes, ma'am. ठीक, तो अब तुम्हें पता चल गया किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ऐसे ही सेम हिमांशु सर भी बता देंगे आपको, ऐसे ही तुम्हें नवीन सर भी बता देंगे। जब अपनी क्लास ऐसा होगा ना, अभी इसके बाद तो जैसे मेरी क्लास है, अभी कल थर्सडे को अपनी क्लास कब है मेरा बेटा, मुझे बताओगे? 8:45 बजे है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो 8:45 बजे मैं ट्राई करूंगी कि मुझे बता देना आप लोग डाउट सोल्विंग ग्रुप में मैम हो गया क्वेश्चन, तो कल हम 10-15 मिनट या आधा घंटा बैठ के उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. क्योंकि 10-15 मिनट में तो देखो ऑब्वियस ही बात है नहीं हो पाएंगे, तो मुझे आधा घंटा चाहिए होगा। फिर हम ऐसे करेंगे कि 1 घंटा DNF लोग पढ़ेंगे एंड फिर आधा घंटा जो है वो क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है? चलो, Yes, ma'am. बट अगर कल नहीं होते, आपको कल का भी टाइम चाहिए तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी साइड से, ठीक है? चलो चले फिर, रिकॉर्डिंग आई गेस मैंने ऑन कर दी थी, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, लेक्चर नंबर अपना 3 है DNF लोग का, आज इसकी फाइनली सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट करके और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को घर के लिए करने के लिए दूंगी। मॉड्यूल खोल के बैठ जाना क्लास खत्म होने से 5 मिनट पहले, 8:15 तक क्लास है ना, तो 10 मिनट तो मैं एक्सटेंड करती हूँ, तो 8:20 पे मॉड्यूल ओपन कर लेना। समझ में आई सबको? चलो Yes, sir. अब क्या करेंगे हम, सबको पता है आज हम ये सारा कवर कर लेंगे, ये सारा हम कवर कर लेंगे जो भी बचा है, ठीक है? अब आप लोग मुझे बोल रहे थे मैम ये क्वेश्चन आपका नहीं हुआ है, तो ये क्वेश्चन देखो, इसमें मैंने बोला था, जानवी आप आ गए बेटा? Yes, ma'am. हाँ, तो ये वाला जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हुआ था, इसमें मोर देन 1 करेक्ट थे, ये तुम्हारा NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, इसमें 1 से ज्यादा करेक्ट है। क्या आंसर था तुम लोगों का पूर्वा? मेरा ऑप्शन 2 था। ऑप्शन 3 था बस, बाकी सारे गलत हैं। MBC ऑप्शन 2 और 3 था। ऑप्शन 2 और 3 था। इधर आओ, उसमें उसने बोला है इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट क्या होता है? यही तो होता है ना। वो बोल रहा है क्रोमियम जो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि मोलिबेल्डियम ऑक्साइड और टंगस्टन का ऑक्साइड नहीं है। तो मैंने क्यों बताया था क्यों नहीं है, क्योंकि मोलिबेल्डियम और टंगस्टन अपने 6 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, बिल्कुल ठीक है। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी हैवियर मेंबर, हैवियर मेंबर मतलब वो मोलिबेल्डियम और टंगस्टन की बात कर रहे हैं, वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो इसमें सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ठीक है जी? यस मैम। ठीक है जी। उसके बाद एक अनिरुद्ध, तुमने मेरे से क्वेश्चन पूछा था ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने तुम्हें ये बोला था, स्कैंडियम से जब तुम मैग्नीज तक जाते हो ना, तो उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही तुम मैग्नीज के आगे जाओगे, यानी कि मैग्नीज के बाद क्या आता है तुम्हारा, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब आता है, तो उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत कम है, वहां पे पेयरिंग होना स्टार्ट हो जा रही है, जिसकी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या दिखा रहे हैं, कम दिखा रहे हैं।
तो वो वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें दोनों ही स्टेटमेंट आपकी क्या थी, सही थी, तो उसमें सी ऑप्शन उसका करेक्ट होना था। याद आ रहा है किसी को ऐसा क्वेश्चन था? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. उसका सी ऑप्शन करेक्ट होना था, सेकेंड एंड थर्ड वाला। ठीक है जी। और जो बच्चे लेट आ रहे हैं बेटा, प्लीज जल्दी आया करो, मैं मेन इन्फॉर्मेशन तो क्लास के स्टार्टिंग में ही दे देती हूँ। अब मैंने ये भी बताया आपको कि आने वाले एमटी मेजर टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना। प्लीज आप रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना कि मैंने स्ट्रेटेजी क्या बताई है करने की। ठीक है, ये वाला एक बार मेरे को क्वेश्चन करके बताओ फटाफट, कौन बताएगा? हैंड रेज करो। काजल बेटा, काजल बिस्ट, आप रेगुलर रहो मेरा बेटा, है ना? प्रियंका नायल, तुम भी रेगुलर रहो, है ना? रेगुलर रहोगे तो तुम लोगों को ही अच्छा लगेगा, समझ में आएंगी चीजें। Yes, ma'am. है ना बेटा? चल, वेरी गुड। 5-4 बच्चों ने हैंड रेज किया है। अपेक्षा नहीं है क्या यहाँ पे? है मैम। अपेक्षा, आप मुझे बताओ क्या, कौन सा एलिमेंट होगा वो? मैम ऑप्शन सी। कोबाल्ट होगा। कोबाल्ट +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्या 3d5? नो मैम। फिर किसकी होती है? दीक्षा किसकी? एमआईएन की होती है ना 3d5। किसकी होती है? दीक्षा किसकी होती है? मैम ऑप्शन डी आएगा इसका, आयरन। हाँ, आयरन आएगा। अपेक्षा देखो इधर, आपसे पूछा ना वो वाला एलिमेंट आइडेंटिफाई करना। शिवा नहीं हुआ था बेटा ये? हो गया मैम। अंकिता? मेरे साइड से हैंड रेस नहीं हो रहा है। अच्छा, अंकिता? मैम हो गया। अच्छा, पक्का? आइडेंटिफाई द एलिमेंट फॉर विच द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3, मतलब वो एलिमेंट जो +3 में है उसका ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो आयरन का क्या होता है बेटा? 4s2 3d6 होता है ना। अगर तुम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी बेटा? 3d5। 3d5। ज्यादा क्यों सोच रहे हो? ठीक है, चल। उसके बाद हम आगे चलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। याद करो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं आप लोगों को समझाती थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में। Yes, ma'am. तो बेटा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एलिमेंट्स का निकाला जाता है ना विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो किस किस पे डिपेंड करता है? ऐसा नहीं कि ऐसे ही निकल जाता है। उसमें आपको आयनाइजेशन एनर्जी भी देखनी पड़ती है, उसमें आपको सब्लिमेशन एनर्जी भी देखनी पड़ती है, उसमें आपको हाइड्रेशन एनर्जी भी देखनी पड़ती है। ये तीनों पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए क्या निकाला जाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा आपका एक क्वेश्चन भी था शायद, पता नहीं कहाँ था शायद पूछा भी था। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आता है ना, आयनाइजेशन एनर्जी को ध्यान में रखते हुए निकलता है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी पर्टिकुलर एलिमेंट की। अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में बात करो तो ऑब्वियस ही बात है हाइड्रेशन एनर्जी भी वहां पे चाहिए होगी। अगर आपका सॉलिड फेज में एटम, तो पक्का उसको सब्लिमेशन देके गैसियस फेज में चेंज करना पड़ेगा, तभी आप आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर पाओगे। मानते हो या नहीं मानते हो? तो ये तीनों पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा। एक चीज मैं और थोड़ा सा रिकैप करूंगी कि अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Oxidizing agent. हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? दूसरी चीज क्या बताई थी कि आपका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप कोई भी एक याद कर लो। अब तक तो ये चीजें रट जानी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पता नहीं कितने ढेरों क्वेश्चन कर लिए अपन ने। ठीक है, अच्छा। एक बात बताओ, अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई आपका मेटल है +2, ध्यान से सुनना। देखो, मेरा ऑब्वियस ही बात है, आज हमें कंप्लीट करना है, तो मैं बहुत धीरे तो नहीं चलूंगी। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा कान खोल के, ये सब कुछ खोल के बैठना आज। ठीक है मेरा बेटा?
अगर मैं बोल रही हूँ मेटल +2 से मेटल में जा रहा है, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और मेटल में जाएगा। एक बात बताओ, अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, लेट्स से पॉजिटिव है, तो मतलब ये क्या करेगा, मेटल जो +2 में है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में जाना चाहेगा। मतलब इच्छा है उसकी कि भैया मैं मेटल +2 में हूँ, मतलब मैं +2 में हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मैं मेटल में जाना चाहूंगा अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। यस मैम। कितना ज्यादा Yes, ma'am. आप लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी, आपको पता ही है जैसे जैसे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाती है, मतलब वो अपना रिडक्शन करना चाहता है। अगर मान लो M+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके M बना रहा है, लेकिन उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, तो मतलब वो क्या करेगा, M+2 में जाना चाहेगा। वो कहेगा भैया मैं तो ना जाऊं मेटल में, मतलब मैं अपना रिडक्शन करने के लिए क्या नहीं हूं, एग्री नहीं करता हूं, मेरी इच्छा नहीं है रिडक्शन करने की, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आती है। क्या ये दो बातें क्लियर हो गई सबको? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। फिर से सुन लो, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो मतलब वो अपना रिडक्शन करेगा, अगर उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है या कम है तो मतलब वो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, मैं आपको ट्रेंड बताने वाली हूँ। ट्रेंड बोले तो कौन जो है मेटल जो है +2 से +M में, मतलब M मेटल वाली स्टेट में जाना चाहेगा और कौन नहीं जाना चाहेगा। कहने का मतलब है कौन दो इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेगा और कौन नहीं करना चाहेगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ये सारी एनसीईआरटी की लाइंस है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको क्या कहता है, आपको क्या करना है, जैसे मैं पॉइंट्स बनवा रही थी ना लास्ट क्लास में, आपको बिल्कुल वैसे पॉइंट्स बनाने हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट ये कहता है द जनरल ट्रेंड टूवर्ड्स लेस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, मतलब वो ये कह रहा है कि जिसका लेस नेगेटिव है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज along the series is due to the increase in sum of first and second ionization enthalpy। इसको अभी छोड़ो, ये समझ में नहीं आएगा, पहले मैं नीचे वाले पॉइंट्स बताती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका ये भी कहने का मतलब है कि अगर मान लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम है, लेस नेगेटिव है, तो वो कह रहे हैं उस केस में जो फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो सम होगा वो ज्यादा होगा। अब वो इस लाइन से क्या कहना चाह रहा है, क्या क्या कंक्लूजन हम निकालेंगे, वो हम आगे आने वाले नीचे वाले पॉइंट से निकालेंगे। ठीक है, तो मैं अब सेकेंड पॉइंट पे आ रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, देखो, ओके। दूसरा पॉइंट ये कहता है, ध्यान से सुना, मैग्नीज, निकल, जिंक, इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जनरल ट्रेंड। यहां तक रुक जाओ। मतलब कि अगर मैं बोलूं, इधर आओ, मैं किसकी बात कर रही हूँ, M किस में जा रहा है, 2+ से M वाली स्टेट में जा रहा है, यानी कि मैग्नीज +2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn में जाएगा, यही मतलब है इसका, इस वाले लाइन का। Yes, जिंक ma'am. करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक में जाएगा। ठीक है मैम, और निकल भी क्या करेगा, +2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके निकल में जाएगा। वो कह रहे हैं कि तीनों के केस में वैल्यू कैसी है, जल्दी बोलो, नेगेटिव। 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 यानी कि Mn+2 Mn में नहीं जाना चाहता, जिंक +2 जिंक में नहीं जाना चाहता, निकल +2 निकल में नहीं जाना चाहता। अब क्यों नहीं जाना चाहता, आइए सुनते हैं। एनसीईआरटी बोलती है बेटा Mn+2 Mn में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि Mn+2 ऑलरेडी स्टेबल है, T5 में है, तो वो Mn में जाना इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। जिंक 2+ भी क्या है, वो भी D10 में है, तो वो भी जिंक में जाने के लिए क्या करेगा, कहेगा भैया मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है। ये सब क्या है, एक्सपेरिमेंटल देखा गया है कि E0 की वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अब हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों सॉरी, अब मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वैल्यूज हाँ, मैं अब एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो उनकी वैल्यूज नेगेटिव है ना, तो इसके पीछे सॉरी रीजन क्या होगा। अरे बाबा भाई, तुम्हारी क्लास में तो मेरे को बहुत ज्यादा स्नीजिंग होती है। ठीक है, तो Mn+2 D5 है इसलिए वो Mn में नहीं जाना चाहेगा, जिंक +2 जिंक में इसलिए नहीं जाना चाहेगा, वो ऑलरेडी D10 है। ठीक है, अच्छा,
अब बात आती है निकल क्यों नहीं जाना चाहेगा मैम? निकल में देखो अगर तुम ध्यान से लिखोगे तो D8 है। Yes, है ma'am. कि नहीं है? तो यहाँ पे तुम निकल में क्या रीजन दोगे? निकल में तो आप नहीं बोल सकते हो कि मैम ये D10 है या D5 है। तो बेटा तीसरा फैक्टर यहाँ पे आता है, इधर आओ। The exceptional behavior of nickel towards E naught from the regular trend is due to its high negative enthalpy of hydration. मतलब निकल +2 में इसलिए ज्यादा स्टेबल है मेरा बेटा क्योंकि तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको अट्रैक्ट करेंगे और उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और उस एनर्जी को मैंने क्या नाम दिया था मेरा बेटा? याद करो, हाइड्रेशन एनर्जी का। तो निकल +2 क्यों नहीं जाना चाहता है निकल में? क्यों ई नोट की वैल्यू उसकी नेगेटिव आई है? क्योंकि ये देखा गया कि निकल वाले के केस में उसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा है। मतलब जब वाटर के मॉलिक्यूल, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल जब आप वो उसको घेर रहे हैं तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब निकल क्या करेगा फिर? +2 में रहना चाहेगा, निकल में नहीं जाना चाहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि बेटा जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी वाला फैक्टर भी काम करता है, उसमें हमारा हाइड्रेशन एनर्जी वाला भी फैक्टर काम करता है, उसमें हमारा सब्लिमेशन वाला भी पार्ट रोल प्ले करता है। तो यानी कि जितने भी ये सवाल मैं करवा रही हूँ या तो वो आयनाइजेशन एनर्जी को कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के, या फिर वो अगर उससे नहीं हुआ तो पक्का हाइड्रेशन एनर्जी वाला कुछ ना कुछ आपको वहां पे पॉइंट मिलेगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि मैग्नीज +2 मैग्नीज में क्यों नहीं जाएगा, जिंक +2 जिंक में क्यों नहीं जाएगा, निकल +2 निकल में क्यों नहीं जाएगा। क्लियर है सबको? एनसीईआरटी की लाइंस हैं, अपनी नोटबुक में यूं का यूं लिख लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब आओ चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट ये कहता है मेरा बेटा कि जो कॉपर है ना वो यूनिक बिहेवियर दिखाता है सीरीज में। इधर आओ, इधर देखो एक बार, ये तुम्हें डायग्राम दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. अगर तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो तो ये यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखे हुए हैं और यहाँ पे आप देखो एक बार, ये तुम्हारे सारे वो लिखे हुए हैं, मेटल्स लिखे हुए हैं, है ना? टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। तो तुम देख रहे हो बेटा जो ये रेड कलर वाला दिखा रहा है, रेड कलर, ये है कैलकुलेटेड वैल्यू जो थ्योरेटिकल आई है, और जो ये ब्लू वाली वैल्यूज है वो क्या दिखा रहे हैं आपको? ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आई है। देख पा रहे हो? Yes, ma'am. तो अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, वेनेडियम के केस में, क्रोमियम, मैग्नीज, इन सब के केस में वैल्यू देखो नेगेटिव आ रही है, 0 से नीचे आ रही है। देख पा रहे हो? Yes, ma'am. और ये किसके लिए है वैल्यू? जब M+2 जो है इसमें जा रहा है, M मेटल में। लेकिन अगर तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो तो जिंक की देखो 0 से ऊपर है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। 0 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा? पॉजिटिव वैल्यू है। देख पा रहे हो? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा। अब पॉजिटिव वैल्यू है तो देखो यहाँ पे इन्होंने एक लाइन लिखी है, कॉपर शोज अ यूनिक बिहेवियर। यूनिक बिहेवियर मतलब सबसे अलग बिहेवियर दिखा रहा है वो अपनी सीरीज में, एज इट इज ओनली मेटल। मतलब 3D सीरीज में कॉपर एक लौता ऐसा मेटल है जिसकी क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, रीजन क्या बोला उन्होंने? रीजन एनसीईआरटी ये कहती है कि रीजन इसका ये है कि सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड आयनाइजेशन इज नॉट बैलेंस्ड बाय हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब इसमें सब्लिमेशन एनर्जी जो होगी और जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, मतलब जो सब्लिमेशन के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, किसको? कॉपर +2 को कॉपर में जाने के लिए। ध्यान से सुन लो, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ मेरा बेटा? ये जाना चाहेगा इसमें। Yes, ma'am. तो इसका रीजन क्या बोलता है? बड़ा ही अजीब सा देखो रीजन देता है ये, सिर्फ इसको रीड कर लो, तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं तुम्हें एक और स्टेटमेंट बताऊंगी और दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को क्या करेंगी? कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी। मतलब बताती हूँ मैं तुम्हें। तो ये बोल रहा है कि कॉपर एक ऐसा यूनिक मतलब बिहेवियर शो करता है, उसका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब वो जाना चाहेगा फिर कॉपर में। यही तो मतलब हुआ। रीजन क्या बोल रहे हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है,
सब्लिमेशन का मतलब क्या हुआ, जो सॉलिड को गैसेस फेज में चेंज करने के लिए चाहिए होती है। तो वो कह रहे हैं जो इनका सम है ना, दोनों का एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और आयनाइजेशन, वो बैलेंस नहीं होता है हाइड्रेशन एनर्जी से। मतलब Cu+2 में क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो वो कह रहे हैं कि सब्लिमेशन और आयनाइजेशन जो है इसमें बहुत ज्यादा चाहिए होती है हमें, जो कि हाइड्रेशन एनर्जी को कंपनसेट नहीं कर पाती है। और Cu2+ किस में चेंज हो जाता है, Cu में चेंज हो जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आई है, 0.34 आई है। अब सेम लाइन पता है मैं दोबारा बोलूंगी, लेकिन वहां पे मैं कुछ और बोलूंगी। तो वहां पे आप कहोगे मैम अभी तो आप ये बोल रहे थे, अभी आप ये बोल रहे हो। एनसीईआरटी में 2 जगह ऐसे पंगा किया हुआ है, ठीक है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सिखा दूंगी। अभी के लिए सिर्फ ये ध्यान रखिए इसमें कि जो कॉपर है उसका यूनिक बिहेवियर होता है, वो सिर्फ ऐसा मेटल है 3D सीरीज में जिसकी वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा, पॉजिटिव होती है। कितनी होती है, 0.34 वोल्ट। ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देख के आए। क्लियर है ये वाली बात सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा। उसके बाद हम चलते हैं M+3 से M+2 में। मतलब अब कोई मेटल +3 में है, उसको कहाँ जाना है, +2 में जाना है, हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है, अब उसको +2 में जाना है। एक बात बताओ, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी या थोड़ी सी कम होगी, तो मतलब वो +3 में रहना चाहेगा। अगर सॉरी +2 में जाना चाहेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी या नेगेटिव में होगी, तो मतलब वो +2 में नहीं जाना चाहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो पहला पॉइंट एनसीईआरटी क्या बोलता है कि ए वेरी लो वैल्यू, वेरी लो का मतलब नेगेटिव में ही होगी या बहुत ही कम होगी, यही मतलब है इसका। किसके लिए बेटा, स्कैंडियम 3+2, स्कैंडियम +2। यानी कि स्कैंडियम 3+ क्या कर रहा है, किसमें जाने की कोशिश करने वाला है, वो +2 में। +2 में। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो ई नोट की वैल्यू है इसकी बहुत कम है। बहुत कम का मतलब या तो नेगेटिव में होगी या पॉजिटिव में भी बहुत कम होगी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि लो वैल्यू है, मतलब स्कैंडियम +3 में ही स्टेबल है। क्यों स्कैंडियम +3 में स्टेबल है मेरा बेटा? क्योंकि वो D0 और मैंने कहा था D0 स्टेबल है। Yes, ma'am. तो इसीलिए स्कैंडियम +3 स्कैंडियम +2 में जाना नहीं चाहेगा। नहीं चाहेगा। क्लियर है सबको ये बात? Yes, Yes, ma'am. सेकंड पॉइंट एनसीईआरटी क्या कहती है, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ Zn is on account of very high stability of Zn+2, that is it is difficult to remove an electron from it, change it into +3 oxidation state। यानी कि जिंक को मैंने क्या बोला है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेके जिंक +2 में जाना चाहेगा, और वो कह रहे हैं हाईएस्ट वैल्यू है, मतलब ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव है। यस मैम। बात तो ठीक है, क्योंकि जिंक +2 क्या है, D10 है, और ये D10 में जाना चाहेगा क्योंकि जिंक +2 क्या है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है। ठीक है, तो जिंक +3 से +2 में जाएगा तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। बट अगर आप इसको जिंक +2 से +3 में भेजना चाहोगे तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, बिकॉज वो D10 में क्या है मेरा बेटा, स्टेबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. डोंट वरी, अभी मैं सारी चीजों को कंपाइल करूंगी, दोबारा से बताऊंगी। ठीक है, चलो उसके बाद है तीसरा पॉइंट। ये तुम्हारी एनसीईआरटी है जो मैं पॉइंट्स बनवा रही हूँ, तुम एनसीईआरटी में पैराग्राफ में लिखे हुए हैं। फिर वो कह रहा है कि कंपैरेटिवली हाई वैल्यू ऑफ Mn3+2 Mn+2 shows that Mn+2 is very stable, which is an account of D5 configuration of Mn2+। समझ में आई ये बात? मतलब Mn+3 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कहाँ जाना चाहेगा बेटा, +2 में जाना चाहेगा। +2 में। Mn+2 क्या है, D5 है। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद आओ, वो बोल रहा है कि लो वैल्यू ऑफ Fe3+2 Fe2+, मतलब जब Fe+3 Fe+2 में जाना चाहता है कि तो भैया रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है। अब वो कम का मतलब नेगेटिव भी हो सकती है या बहुत कम पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। वो किस लिए हो रही होगी, क्योंकि Rn+3 तो ऑलरेडी स्टेबल है D5 में, तो वो क्यों जाना चाहेगा, Fe+2 में नहीं जाना चाहेगा। इसलिए उसकी क्या है,
ई नोट की वैल्यू कम है। तो आप समझ रहे हो मैं आपको क्या समझा रही हूँ? जो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आ चुकी है ना, मैं उसकी जस्टिफिकेशन दे रही हूँ कि ऐसी क्यों आई होगी, ज्यादा नेगेटिव क्यों आई होगी, ज्यादा पॉजिटिव क्यों आई होगी, मैं उसका जस्टिफिकेशन दे रही हूँ तुम लोगों को। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ठीक है, ओके, इसको आप हटा दो सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। आगे चलो, आगे क्या बोलता है? फिफ्थ पॉइंट देखो मेरा बेटा क्या बोल रहा है वो। फिफ्थ पॉइंट बोलता है कि मैम द लो वैल्यू ऑफ वेनेडियम इज एन अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ वेनेडियम 2+ ड्यू टू इट्स हाफ फिल्ड T2G। फोर्थ वाला रिपीट कर दूं, मैं बोल रही हूँ बेटा जब तुम अक्षरा Fe3+ से Fe2+ में जाओगी तो उसकी जो ई नोट की वैल्यू है वो लो वैल्यू है। लो वैल्यू का मतलब क्या है? या तो ई नोट नेगेटिव में होगा या उसकी पॉजिटिव में भी बहुत कम वैल्यू होगी। तो मतलब वो Fe3+ में ज्यादा रहना चाहता है बिकॉज वो D5 है, हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, इसलिए। अंकिता ठीक है, अक्षय Yes, ठीक है, शिवा, ऋषभ, अनिरुद्ध, किरण, चांदनी, Yes, ma'am. ज्योति। और बेटा जो कभी कभी आते हैं प्लीज रेगुलर रहा करो। देखो देखो अगर तुम ना रेगुलर नहीं रहोगे ना दिक्कत हो जाएगी आने वाले टाइम में ना बहुत ज्यादा। आप लोगों को फिर रिकॉर्डिंग से कवर करना पड़ेगा और बहुत सारी झमेले हो जाते हैं बेटा, है ना। 3 सब्जेक्ट है, ऐसा तो है नहीं सिर्फ केमिस्ट्री है। एक दिन क्लास छोड़ोगे मतलब 2 सब्जेक्ट पानी में गए, है ना, तो ये मत करना। अब ये फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? फिफ्थ पॉइंट में थोड़ा सा तुम्हें मैं कैसे बताऊं, अभी मैंने कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ाया हालांकि तुम्हें। देखो वो कह रहा है कि वेनेडियम +3 जब वेनेडियम 2+ में जाएगा, यही है ना हमारा, ओके। Yes, ma'am. हाँ हाँ यस। गुड इवनिंग सिद्रा। सिद्रा आज लेट हो गए मेरे बेटा। देखो एक्चुअली क्या है ना, वो ये बोलना चाह रहे हैं, अभी मैं तुम्हें बहुत ज्यादा तो देखो डिटेल में नहीं समझाऊंगी, बस तुम्हें अब एक चीज देख लो, इसको मैं वैसे कोऑर्डिनेशन में समझाऊंगी। तुम बस मुझे ये बता दो वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती थी? स्कैंडियम तेरी विदाई करके 4s2 3d3 होता है। अगर मैं Yes, ma'am. +2 की बात करूं तो वो D3 में है, और वेनेडियम अगर +3 की बात करूं तो वो किस में है? आपकी है D2 में। तो यहाँ पे लो वैल्यू नहीं हाई वैल्यू आएगा, एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, ठीक है, हाई वैल्यू आएगा, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि वेनेडियम +3 वेनेडियम +2 में जाना चाहता है, यही मतलब हुआ। वो ये कह रहा है क्योंकि वेनेडियम +2 में ना D3 होता है। अब आप मुझे ये कहोगे मैम D3 स्टेबल कैसे होता है? आपने तो हमें नहीं बोला। आपने हमें बोला या तो D10 स्टेबल होता है, या आपने बोला हमें D5 स्टेबल होता है, या आपने बोला D0 स्टेबल होता है। D3 तो आपने नहीं बोला। तो मैम ये क्या लिखा हुआ है? तो इसको एक बार के लिए छोड़ दो, क्योंकि जब तुम कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे ना वहां मैं तुम्हें बताऊंगी कि डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है इस तरीके से। और बेटा एक बार माइक अनम्यूट करो, सॉरी म्यूट करो। ईजी और T2G में अगर आपने स्कूल में पढ़ा है तो शायद ये समझ में आ रहा होगा T2G EG क्या लिखा हुआ है, बट फॉर नाउ अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो इट्स ओके, कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगी मैं, इसलिए अभी इसको समझाना कोई फायदा है नहीं, ठीक है। आपको आगे पता चलेगा जो आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्प्लिट होते हैं, मतलब स्प्लिट हो जाते हैं 5 ऑर्बिटल 3 में और 2 में लिगेंड की प्रेजेंस में। T2G EG आपको मिलता है। तो T2G होता है यहाँ पे ये वाला जो मैंने दिखाया हुआ है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हाफ फिल्ड होता है जिसकी वजह से वो स्टेबल होता है। तो इसने ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो अभी के लिए यू कैन लीव दिस, अभी के लिए सिर्फ ये पॉइंट ध्यान रख लो कि हाँ मैम ने ऐसा कुछ बताया था, बाकी हम कोऑर्डिनेशन में कवर कर लेंगे। क्लियर है? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, विल कवर इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ताकि तुम लोग फिर बार बार ना पूछो कि मैम ये कैसे होगा ये कैसे होगा। इसलिए मैं हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पहले पढ़ाना प्रेफर करती हूँ, बट ठीक है। हाँ बोलो मेरे को क्या कह रहे हो? मैम मतलब वेनेडियम जो है वो +3 से +2 में जाना चाहेगा ना? यस जाना चाहेगा। एनसीईआरटी में लो वैल्यू लिखी हुई है, गलत है, हाई वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ओके मैम। चलो उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर हैविंग अ पॉजिटिव ई नोट, ये मैंने बता दिया, अकाउंट फॉर इट्स इनएबिलिटी टू लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड। मतलब अगर तुम कॉपर की रिएक्शन HCl के साथ कराते हो तो वो रिएक्शन नहीं करेगा,
मतलब वो H2 गैस लिबरेट नहीं करेगा। तुम खुद सोचो, कॉपर की टेंडेंसी क्या है, गेन करने की टेंडेंसी है, तभी तो उसका ई नोट क्या है मेरा बेटा, पॉजिटिव है, हाँ या ना। यस मैम। और Yes, ma'am. अगर तुम चाहते हो कि हाइड्रोजन गैस निकले तो उसको क्या करना पड़ेगा, एसिड से जो H+ आएगा उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी H2 निकलेगी। लेकिन यहाँ तो कॉपर एक्सेप्ट कर रहा है, कॉपर गेन कर रहा है। अगर कॉपर गेन कर रहा है तो ये कैसे गेन करेगा, मतलब कॉपर जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 गैस लिबरेट नहीं करता, नहीं करेगा। HCl के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ नाइट्रिक एसिड एंड हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा, कॉपर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, और कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, HCl के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड और जो ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है मेरा बेटा, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, इधर देखो, इधर देखो, फिर से देखो, वही बात बोल रहा है। द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म कॉपर 2+ इज नॉट बैलेंस्ड बाय इट्स हाइड्रेशन एनर्जी। वही चीज बोल रहा है। अगर आप, वो कह रहा है कि अगर आप कॉपर से कॉपर +2 में जाना चाहते हो ना, तो उसकी जो हाई एनर्जी वो किसका नाम बोल रहा है, सब्लिमेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब वो इतनी ज्यादा है ना कि वो हाइड्रेशन एनर्जी से कंपनसेट नहीं हुई है, इसलिए इस लाइन के अकॉर्डिंग कॉपर +2 में नहीं जाना चाहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है, लेकिन अभी देखना मैं अपनी बात से पलटी मारूंगी, क्योंकि वो एनसीईआरटी मुझसे पलटी मरवाई। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए। ठीक है जी, चलो ओके। इसके बाद मैंने ऑलरेडी ये आपको बता दिया क्या, मैग्नीज के लिए, निकल के लिए, जिंक के लिए तो मोर नेगेटिव होती है। यस मैम। हाँ, जितना हम एक्सपेक्टेड करते हैं उससे नेगेटिव होती है ज्यादा। ठीक है, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा नेगेटिव आती है। रीजन आपको पता ही है, Mn+2 D5 है, स्टेबल है। निकल +2 मोर हाइड्रेशन एनर्जी, नेगेटिव। एंड जिंक भी D10 की वजह से। ठीक है जी, क्लियर है क्या? यस मैम। चलो ये देखो, ओके ये देखो, एक्सपेरिमेंटल तो इतनी थी, लेकिन देखो जो कैलकुलेट की गई वो इतनी आ रही, देख रहे हो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। देख पा रहे हो तुम, निकल की भी देखो नेगेटिव आ रही है, तो वही ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, चलो उसके बाद एक बार इसको पढ़ लो, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बार जल्दी से पढ़ लो। एनसीईआरटी की लाइन से मैं हाईलाइट कर देती हूँ, दिख रहा है आपको। द लो वैल्यू ऑफ स्कैंडियम रिफ्लेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ स्कैंडियम +3 विच हैज अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, क्लियर है। हाई वैल्यू ऑफ जिंक किसकी वजह से है, T10 में जाना चाहता है जिंक +2, ये देखो। उसके बाद मैग्नीज की क्यों वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि Mn+2 D5 में है, तभी वो M3+ से Mn2+ में जाना चाहेगा। उसके बाद ये देखो क्या लिख रहा है, वेयर एज कंपेरेटिवली लो वैल्यू ऑफ आयरन शोज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ आयरन 3+। ठीक है, फिर वो बोल रहा है, देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है इसमें, यही मैं बोल रही थी, चेंज कर लेना। एनसीईआरटी में इसको मतलब इस वाले चैप्टर में थोड़ी सी गलतियां हैं। ठीक है, ये देखो, हाफ फिल T2G लेवल यूनिट 9, मतलब वो भी कह रहा है भाई तुम कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे चलते हैं मेरा बेटा, आगे क्या कहता है, आगे भी इंपॉर्टेंट देखो पॉइंट्स है। क्या कह रहा है, वो कह रहा है जो ये टेबल 3.5 8.5 आपको दिखा रखी है ना, तो वो क्या दिखा रहा है, shows the stable halides of 3D series of transition element। ये मैंने ऑलरेडी वैसे कल बता दिया था, मैं एक बार फिर बता देती हूँ मेरा बेटा। वो कह रहा है कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है ना, टाइटेनियम के केस में वो +4 है, ये मैंने कल बता दी थी ना आपको। टाइटेनियम टेट्राहाइड है। वेनेडियम के केस में +5 है, क्रोमियम के केस में मैक्सिमम +6 है। ठीक है जी, आगे आओ। वो कह रहा है द +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, मैंने कहा था मैग्नीज मैक्सिमम अपने कितने ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, +7। लेकिन वो कह रहा है कि जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन सिंपल हैलाइड्स। अगर आप सिंपल हैलाइड्स बोले तो अगर आप किसी हैलाइड के साथ, फ्लोरीन के साथ या कोई और हैलोजन के साथ आप इसका कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसमें ज्यादातर आपको मैक्सिमम +4 तक जा सकती है फ्लोरीन के साथ, उससे ज्यादा नहीं जा सकती। +7 किसके साथ जाएगी, जब वो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएगा, मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था।
इसमें इन्होंने एक और कंपाउंड दिया है, बेशक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो कितनी आ रही है, मैग्नीज की +7 आ रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, फिर वो कह रहा है Mn के बाद कोई ऐसा मेटल नहीं है जो ट्राई हैलाइड बना रहा हो, मतलब जिसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, सिर्फ आयरन के हैलाइड को छोड़ के और कोबाल्ट के हैलाइड को छोड़ के। देख पा रहे हो, मतलब वो कह रहे हैं जब आप मैग्नीज से दूर जाते जा रहे हो, सिर्फ आयरन इस फॉर्म में है +3 में, और कोबाल्ट किस फॉर्म में है मेरा बेटा, +3 में। उसके अलावा देखो कोई भी ट्राई हैलाइड नहीं बना रहा है। क्लियर हुआ ये वाली बात? Yes, ma'am. चल, अब आगे एनसीईआरटी बोलती है कि मेरे को बोलती है कि बच्चों को एक चीज रट्टा मरवानी है आपको। रट्टा क्या है, इधर आओ। वो बोलता है कि एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मैंने कल बता दिया था कि अगर आपका मेटल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है तो वो पक्का हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। अब वो उसका रीजन क्या बोलता है? रीजन वो बोलता है ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। ठीक है, एज इन द केस ऑफ कोबाल्ट F3। मतलब वो कह रहा है कि कोबाल्ट जो COF3 तुम्हारा कंपाउंड बन रहा है ना, वो क्यों ज्यादा स्टेबल है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों ज्यादा स्टेबल है +3 की? लैटिस एनर्जी की वजह से। लैटिस एनर्जी क्या होती है? अगर जितना ज्यादा आपका लैटिस स्ट्रॉन्ग होगा उतनी तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए। तो वो कह रहा है COF3 का जो लैटिस एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। या तो लैटिस एनर्जी रीजन हो सकता है या बॉन्ड एंथैल्पी रीजन हो सकता है। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, किस केस में? VF5 और CRF6 में। यानी कि वो ये बोल रहा है जहां जहां पे मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो आपने देखा होगा लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है चार्ज बाय साइज पे। मैंने शायद पढ़ाया भी था आप लोगों को। Yes, sir. जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा। तो वही ये बोल रहा है। क्लियर है? Yes, sir. चलो ठीक है। ओके ओके ओके, बस इतना ही करना है आपको, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे वो बोलता है, ध्यान से सुनो, आगे वो बोलता है, यहां से आओ, यहां से जो कॉपर 2 के हैलाइड्स है ना मेरा बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, नीट 2025 में क्वेश्चन आने वाला है। वो बोल रहा है जो कॉपर 2 हैलाइड, मतलब जो कॉपर हैलाइड्स हैं वो हमें नोन है, मतलब हमें पता है एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आयोडाइड वाला नहीं करता। यानी कि वो कह रहा है कि CuF2 एग्जिस्ट करता है, CuBr2 एग्जिस्ट करता है, CuCl2 एग्जिस्ट करता है, बट CuI2 नहीं करता। क्यों नहीं करता मैम? क्योंकि बेटा जैसे ही कॉपर +2 तुम्हारा I नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा ना, I नेगेटिव क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, जो HI होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है। तो जैसे ही भैया जी कॉपर 2 + I नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेंगे, I नेगेटिव मतलब इसका काउंटर आयन H+ हो सकता है, HI होगा, तो वो क्या हो जाएगा, खुद को तो I2 में चेंज कर देगा और ये रिड्यूस होके किस में चेंज हो जाएगा? Cu2I2। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉपर +1 में है, जबकि बाकी कॉपर ये +2 में, ये +2 में, ये +2 में है, लेकिन ये कॉपर +1 में, यानी कि ये CuI2 नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा? Cu2I2 बनाएगा। क्लियर है ये वाली बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता दिया, फिर से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। वो कह रहे हैं कि कॉपर 2 के हैलाइड्स नोन है, कौन कौन से? CuF2, CuBr2, CuCl2, लेकिन आयोडाइड वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो I नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो भैया वो किस में चेंज हो जाएगा? Cu2I2। क्लियर है? फिर उसके बाद देखो एक लाइन क्या बोलता है, मैं हाईलाइट करूंगी, वो बोल रहा है हाउएवर, लेकिन बहुत सारे कॉपर 1 के कंपाउंड ऐसे हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, और वो कौन सी रिएक्शन में जाते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देख पा रहे हो क्या बोल दिया उसने? मतलब कॉपर जो है वो कह रहा है +1 में स्टेबल नहीं है, इसलिए वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। मतलब कॉपर +1 कॉपर +2 में भी जा रहा है और कॉपर में भी जा रहा है, +1 से +2 और 0। बोलो हाँ के ना? डिस्प्रोपोर्शनेशन Yes, ma'am.
है ना, मतलब कॉपर +1 कॉपर +2 में जाना चाहता है, इट मीन्स कॉपर +1 स्टेबल नहीं है, कॉपर +2 स्टेबल है। और कॉपर +2 स्टेबल कौन क्यों है बेटा, 10 बार क्वेश्चन आ चुका है नीट में। कॉपर +2 इसलिए ज्यादा स्टेबल है कॉपर +1 से, क्यों, ड्यू टू मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर 2+, क्योंकि जब कॉपर +2 बनता है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स घेरेंगे और उतनी ही एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। मतलब कॉपर +2 के केस में ज्यादा नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी है, जिसकी वजह से कॉपर +1 से ज्यादा कॉपर +2 स्टेबल है। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. इतनी ज्यादा है ना नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी कि वो कॉपर की जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है उससे भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल है। हो गई ना बात, उलट पलटी कर दी ना मैंने, पलटी मार दी ना। यहाँ पे क्या बोल रही थी मैं, नोटिस कर लिया होगा आप लोगों ने। इसमें वो कह रहा है कॉपर भैया +2 में नहीं जाएगा, और इसमें मैं क्या बोल रही, इसमें मैं क्या बोल रही हूँ, कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल। तो आपको क्या करनी है, ये वाली बात याद रखनी है। अगर कोई आपसे कोई पूछे पेपर पे कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ जी मैम है। क्यों है, ड्यू टू मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी। क्योंकि बेटा नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, मोर नेगेटिव का मतलब क्या है, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही वैल्यू नेगेटिव में आएगी। क्योंकि आपको पता है जब एनर्जी रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ΔH नेगेटिव में आता है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. चलो अब आ जाओ, हाईलाइट करते हैं कुछ चीजें। अब वो बोल रहा है द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो मैंने कल भी बता दिया था। देखो, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड कोइंसाइड विद द ग्रुप नंबर एंड इट्स अटेन्ड इन स्कैंडियम ऑक्साइड टू मैग्नीज का ऑक्साइड। ये तो मैंने बता दिया था कि जब स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ जाते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, ठीक है। लेकिन जब आगे आप मैग्नीज के बाद जाते हो तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अब देखो कौन सी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट देखो, the ability of oxygen to stabilize these highest oxidation state exceed that of fluorine। क्या ये बात मैंने कल नहीं बताई थी आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। किसको याद है कि मैंने बताया था कि ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबलाइज करता है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को फ्लोरीन से ज्यादा। मैं देखना चाहती हूँ किसको वो बातें याद है। सिर्फ 10 बच्चों को याद है, 12 बच्चों को याद है, पिटाई करो अपनी तुम लोग। क्यों नहीं याद है? जो कल क्लास में नहीं थे, देखो उनको तो कुछ नहीं पता चल रहा होगा मैं पढ़ा क्या रही हूँ। आई होप आप रिकॉर्डिंग देख के आए हो, ठीक है। मेरे लिए बहुत है, 20 बच्चे भी बोल रहे हैं ना मैम पता है, तो इसका मतलब चलो याद है। ये मैं ऑलरेडी बता दिया था कि Mn4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, Mn2O7 में +7 है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की क्या टेंडेंसी है बेटा, Multiple bonds. Multiple bonds. ठीक है। और यहाँ पे देखो फिर वो क्या बोल रहा है, इन द कोवेलेंट ऑक्साइड, जो Mn2O7 है वो क्या है, कोवेलेंट ऑक्साइड है, ठीक है। उसमें क्या होता है, चलो मैं बना के दिखाती हूँ आपको, बना के दिखाती हूँ मेरा बेटा। अरे इरेजर कहाँ गई, कहाँ बनाऊं, यहाँ बना देते हैं नीचे। ये याद है मैंने बनाया था? यस मैम। Yes, ma'am. तो अगर कोई पूछ ले बेटा मैग्नीज में मैग्नीज का ज्योमेट्री क्या है, तो तुम बता दोगे ना टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल है। यस मैम। Yes, ये ma'am. मैग्नीज टेट्राहेड्रल है, ये भी मैग्नीज टेट्राहेड्रल है। और क्या बताएगा वो, और क्या पूछेगा कि Mn2O7 में वो पूछेगा बताओ इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट वो देगा, क्या मैग्नीज +7 में है, तुम बोलोगे हाँ मैम है। फिर वो तुमसे पूछेगा क्या मैग्नीज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, फिर तुम बोलोगे यस मैम है। फिर वो पूछेगा क्या Mn2O7 में MnO-Mn ब्रिज है, ये देखो ब्रिज बॉन्ड बना रहा है ये MnO-Mn, तुम बोलोगे यस मैम है। क्लियर हो गया ये वाली बात? Yes, ma'am. हाईलाइट कर लो इसको फिर, बस यहाँ तक ही आपको ये करना था, हो जाएगा। उसके अलावा Yes, आपको नहीं ma'am. करना। हाँ गिरिजा, अरे लेट हो गया बेटा। आप एक काम करना, रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना भाई तुम लोग ना इसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। चलो क्वेश्चन करें, आ जाओ पहला क्वेश्चन करते हैं। कोई बात नहीं गिरिजा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना मेरा बेटा। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए, हैंड रेस करना। ट्रस्ट मी, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन तुम्हारा कभी भी गलत नहीं हो सकता। और ये एक ऐसा टेस्ट है जो अवंती में टेस्ट होगा ना जितनी बार भी DNF लो का, पूरे चांसेस है कि तुम्हारा पूरे क्वेश्चन आते हो तुम्हें,
मतलब ऐसा चैप्टर है। बस तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को उखाड़ के निकाल के आना है। अब जो एनसीईआरटी की लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने तुम्हें पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है। तो यही क्लास में यही होता है कि आपको पता चल जाता है कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन सा नहीं। वेरी गुड, जल्दी से हैंड रेस करेंगे मेरे सारे बच्चे। अगर 30 में से 20 भी कर रहे हैं बेटा बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बेटा। अंकिता आप बताओ। मैम बी। ओनली आयोडीन? यस मैम। यस मैम। क्लियर है सबको, ओनली आयोडीन, ठीक है मैम। कौन सा हेलोजन, वो कह रहे हैं विच हेलोजन इज नोन टू कॉज द रिएक्शन, तो आपको पता है ये Cu2I2 बनेगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये थोड़ा सा ध्यान से करना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप लोग डीएनएफ लोग पे सिर्फ क्लास में सुन के जाइए, घर पे थोड़ा सा इसको 40-50 मिनट दे दो विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। बाकी आप अपना प्लीज जो टेस्ट होंगे ना अभी उन पे फोकस करो, है ना। जो भी टेस्ट आपके लोगों के होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन में लग जाओ, ठीक है। हाँ तमनप्रीत। मैम मेरे को ए ऑप्शन लग रहा है। आर इज नॉट करेक्ट। किसी को और लग रहा है ऑप्शन बताओ। देखो यहाँ पे ना फंसाया हुआ है तुम लोगों को। शिव आप बताओ बेटा। मैम मुझे भी यही लग रहा था। ए लग रहा है, कोई और बताएगा? किसी को कुछ और लग रहा है? अक्षरा, अपूर्वा, दीक्षा, मोनिका आपको क्या लग रहा है? मैम ऑप्शन ए। सबको ये लग रहा है क्या? कोई और ऐसा Yes, बच्चा है ma'am. जिसको कुछ और लग रहा है? नम्रता आपको क्या लग रहा है बेटा? सेम मैम। अच्छा इधर आओ, आंसर इसका ना ये है। एक्चुअली ये जेई का क्वेश्चन है, जेई 2023 का। मैम आपने हमें क्यों दिया है फिर? क्योंकि तुम्हारे नीट में भी आया हुआ है 2022 में, इससे थोड़ा सा इजी है। इधर आओ, वो क्या कहता है कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल है। हाँ ठीक है, ये तो हमें पता है। वो कह रहा है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज मच लेस देन, लेकिन तुम्हें लग रहा होगा मैम हाइड्रेशन एनर्जी तो ज्यादा होती है, यही समझे ना तुम? यस यस मैम। इधर आओ, अब इस लाइन को दोबारा पढ़ना। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 rather than कॉपर +1 इज ड्यू टू मच मोर नेगेटिव। उसने ये लाइन लिखी है क्या, मोर नेगेटिव लिखा है उसने? Yes. Yes, ma'am. नहीं लिखा ना उसने मोर नेगेटिव, नो मैम। उसने लिखा है मच लेस देन। नो मैम। और आपको पता है नेगेटिव में वैल्यू क्या हो जाती है, लेस छोट हो जाती है। एक बात, एक -290 है, एक -390 है। मोर नेगेटिव तो ये है, लेकिन वैल्यू कौन सी बड़ी है, ये वाली। -290। आप समझ में आया? यहाँ पे एग्जामिनर खेल गया था बच्चों से, ठीक है। तो मतलब ये स्टेटमेंट सही है। अगर वो तुम्हें लिखता ना मोर नेगेटिव तो तुम्हारा फिर क्या होता, तब भी तुम्हारा डी ही आता, ठीक है। या अगर मान लो वो ये लिखता ना इज मच लेस नेगेटिव, इधर देखो अगर वो यहाँ पे नेगेटिव लिख जाता ना तो तुम बोलते मैम ए इज करेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब उसने नेगेटिव की कहीं बात ही नहीं करी, तो यानी कि ये बिल्कुल ठीक है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें कराया है यहाँ पे। अब गलत नहीं करोगे ना कभी? No, ma'am. चलो उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो मेरा बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये बहुत इजी टॉपिक है, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है ना हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे टीचर आपको 100% गारंटी देता है बेटा 4 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। 2024 में आया, 2023 में आया, 2022 में आया, 2021 में आया, 2020 में आया, 2019 में आया, 19 से लेकर 24 में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी भी सी क्वेश्चन, देखो 2020 में आगे में भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसलिए हेडिंग डालो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और यहाँ पे लिख लो 2025 में क्वेश्चन आएगा। अवंती में जितने टेस्ट दोगे वहां पे आएगा, जितने मॉक टेस्ट दोगे उसमें ये क्वेश्चन आएगा।
और गलत मत करके आना, अब मैं तुम्हें समझा रही हूँ। देखो बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है ना, आप लोगों ने सुना होगा डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, है ना? आपको पता है Yes, ma'am. डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? डायमैग्नेटिक का मतलब होता है मेरा बेटा जहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 0 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यस मैम। ठीक है। पैरामैग्नेटिक क्या होगा? जिसमें एक हो एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? यस Yes, ma'am. Yes, डबल 3 yes, ma'am. बताया था ना, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाते हैं ये हम, है ना? Yes, ma'am. अच्छा, तो आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन कितना ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा या किसका कितना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं मेरा बेटा? इस फॉर्मूले से निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है? म्यू इज इक्वल, म्यू क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट है, अंडर रूट में n इंटू n प्लस 2। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यस और इसकी यूनिट क्या है? बोहर मैग्नेटोन है, बोहर मैग्नेटोन है। तो आपको ये पता लगाना है जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। इसकी ट्रिक क्या है बेटा? इसकी ट्रिक ये है, ध्यान से सुनना। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखती हूँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैंने ये पहले भी पता नहीं कभी बताया था या नहीं बताया था, आई डोंट नो, और यहाँ पे लिखो मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो आप यहाँ पे 1 पुट करोगे, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 √3, और √3 आता है 1.732। आप सबका पेपर में नहीं निकाल सकते हो, टाइम नहीं आप लोग। तो अगर बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका कितना आएगा? आसपास 1.8 के आसपास आएगा। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो 2.8 के आसपास आएगा। अगर 3 है तो कितना आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट? 3.8। 4 है तो कितना आएगा? 4.8। और अगर 5 है तो आगे लिख लो, मेरे पास जगह नहीं है, 5 है तो कितना आएगा? 5.8। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। स्कैंडियम प्लस 3 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? D0 है, एक भी नहीं है, तो इसका देखो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आया? 0 आया। कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व का मतलब क्या है? कैलकुलेटेड मतलब जो हमने इस फॉर्मूले से निकाला है, ऑब्जर्व मतलब जो एक्सपेरिमेंटली देखने को मिला है, दोनों सेम है। आगे आओ। टाइटेनियम 3+ में क्या है बेटा? D1 है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1, तो कितना आएगा? ये देखो 1.8 के आसपास आ रहा है ना? एग्जैक्ट आ रहा है 1.73, बट आपको एग्जैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। और एक्सपेरिमेंटल भी ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। अभी के लिए एक्सपेरिमेंटल को भूल जाओ। टाइटेनियम +2 में देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2, बिकॉज D में 2 है तो देखो 2.8 के आसपास आ रहा है। वेनेडियम +2 में देखो 3D3 है तो अनपेयर्ड कितने हैं? 3 है, कितने आ रहा है? 3.8 के आसपास। क्लियर है ना? क्रोमियम +2 में D में कितने हैं? 4 हैं, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4, देखो 4.8 के आसपास आ रहा है, मतलब 4.9। Mn+2 में देखो कितने हैं? D में 5, मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? जल्दी बोलो। 5, तो देखो किसके आसपास आ रहा है? 5.8। 5 Fe+2 में क्या? D6। अब D6 में कौन है जो बोलेगा मैम 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अरे कहाँ से 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? इधर देखो 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे जाएगा तो कितने बचे? 4। तो इसका देखो उसके बाद देखो कोबाल्ट +2 3D7 कितना है? कितने हैं? एक और पेयरिंग कर दो, 3 है। निकल में देखो 2 बचेंगे, कॉपर 2+ में 1 बचेंगे, जिंक 2+ में 1 भी नहीं बचेगा, इसलिए 0 है। आई होप ये सारा क्लियर हो गया। Yes, ma'am. बताओ मेरे को, यहाँ से 4 नंबर लेना मुश्किल है क्या? No, ma'am. सेम टॉपिक दोबारा आएगा कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में आप लोग लीगेंड पढ़ते हो, यहाँ पे लीगेंड नहीं है, यहाँ पे सिंपल आपके मेटल आयन है। मैं फिर बता रही हूँ, मैग्नेटिक मूवमेंट का सवाल आएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है √n इंटू n+2। ये फॉर्मूला भी याद रखोगे क्योंकि एक बार पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया था, बताओ कौन सा ठीक है। दूसरी चीज, हर बार फॉर्मूला पुट करके नहीं निकालोगे, इतना टाइम नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? कॉन्फिगरेशन लिख के आनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको पता होना चाहिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। बस अगर आपको ये पता चल गया तो आप मैग्नेटिक मूवमेंट चुटकियों में निकाल विदिन सेकेंड्स। अभी के लिए मैं यहाँ पे इनको अंडरलाइन कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ कि ये 4 ऐसे हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिनका ऑब्जर्व वैल्यू, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आई हैं, वो थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिली है। देख पा रहे हो क्या?
हमारे अकॉर्डिंग इतनी आनी चाहिए, इनके अकॉर्डिंग भैया इतनी आई है, हमारे अकॉर्डिंग ये 3.8 आ रही है, इनके अकॉर्डिंग इतनी आ रही है। तो ये 4 ऐसे प्राणी हैं, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर, मतलब जितना हम सोच रहे हैं वैल्यू आएगी उससे अलग आ रही है। क्यों अलग आ रही है देखो, मैं अभी नहीं बताऊंगी, धीरे धीरे बताऊंगी जब आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि मैं आप लोगों को एक ही दिन में बहुत सारी चीजें जो अभी फिलहाल के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो नहीं बता रही। इतना समझ में आ गया सबको? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। चलो एक क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन करो। ये कहाँ आया था? 2020 में आया था। करो इसको। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का क्या मतलब है? वही तुम्हें यही फॉर्मूले को यूज करके निकालना, यही मतलब है इसका। चलो मेरा बेटा, आराम से निकालो, देखो समझ में आया जो मैं बोल रही हूँ? 8:30 तक क्लास लूंगी बेटा मैं, ठीक है? ओके, देखो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट उसी का होगा जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो तुम मुझे बताओ। हाँ करो करो, हैंड रेस करो। चलो वेरी गुड, शाबाश, हैंड रेस कीजिए सारे बच्चे। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। 5 बच्चों ने हाथ, वेरी गुड। महेश आप बताओ कौन सा होगा? बी ऑप्शन। बी होगा, ठीक है, ओके। जानवी आप बताओ। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा। देखो स्कैंडियम 3+ में तो D0 होता है, ये तो सबसे पीछे ही आएगा, ये तो हटा दो। टाइटेनियम 3+ में D1 होता है, ठीक है मैम। वेनेडियम 2+ में बताओ, स्कैंडियम तेरी विदाई, वेनेडियम में क्या होता है? 23 होता है, यानी कि 4:2। 3 अब यहाँ से 2 निकालोगे तो 2 यहाँ से गए, यानी कि 3 अनपेड बचेंगे यहाँ पे। और टाइटेनियम 2+ में 2 होते हैं, तो कौन से वाला जीत गया? बी ऑप्शन। वेरी गुड महेश, वेरी गुड जानवी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन और भी आप लोगों को मिलेंगे करने के लिए, फिलहाल मैं आगे चल रही हूँ, ठीक है। क्या क्या पढ़ा दिया, इधर आओ, क्या क्या पढ़ा दिया अभी तक? मैंने आज क्लास स्टार्ट की थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या कवर करवा दिया, यहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी बताना था, वो बता दिया। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल क्यों है ये बता दिया। उसके बाद मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आपको डिस्कस कर दिया है कि पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। अगर मान लो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है तो वो डायमैग्नेटिक है, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसमें वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। चलो उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। अगर आप लोग ये बोटल्स की तरफ देख रहे हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड होते हैं, देख रहे हो? जिंक देखो व्हाइट कलर का, कोई कलर नहीं है उसमें। क्रोमियम +3 का कलर है, ये देखो पेल पिंक कलर है, हालांकि आपको ये व्हाइट दिख रहा होगा बट ये एक्चुअली पेल पिंक मतलब पता है क्या होता है? बिल्कुल हल्का पिंक, अगर दूर से देखोगे तो वो व्हाइट दिखेगा, ठीक है। Fe3+ देख लो ग्रीन ऑरेंज कलर का है। कोबाल्ट +2 देखो, निकल देखो ग्रीन कलर का, हाँ फेडेड पिंक। कॉपर देखो ब्लू कलर का है। तो यानी कि आपको क्या दिख रहा है मेरा बेटा, कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि उसमें कलर आता कहां से है, कलर आता कहां से है। तो यहाँ पे लिखो ट्रांजिशन मेटल्स आर colored due to presence of unpaired electron। अगर बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपके ट्रांजिशन मेटल आयंस के पास तो वो कलर्ड होंगे, अदरवाइज वो कलरलेस होंगे। मतलब अगर उनके डी वाले ऑर्बिटल में 1 to 9 के बीच में इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर शो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे स्कैंडियम +3 क्या है? D0 है ना, तो ये कलरलेस है। अभी मैं इसका रीजन भी बताती हूँ। जैसे जिंक 2+ है, D10 है, कलरलेस होगा। कॉपर +1 D10 है, कलरलेस।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, आयरन ma'am. +2 D6 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कलर्ड होगा। पहचान लोगे कौन कलर होगा कौन कलरलेस होगा? Yes, ma'am. अब ये कलर क्यों Yes, ma'am. आता है? कलर इस वजह से आता है मेरा बेटा, हालांकि मैं बोल रही हूँ, मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया है क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो अभी के लिए आप ये सुनो, आगे जब मैं आपको बताऊंगी ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, तो आपको मैं दिखाऊंगी कि डी ऑर्बिटल इस तरीके से स्प्लिट हो रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा देख लो बस कि होता क्या है। टाइटेनियम 3+ में बेटा D1 होता है, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या करता है, एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। एनर्जी अब्सॉर्ब करके ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और आपको पता है कोई भी चीज अपने हायर एनर्जी स्टेट में स्टेबल नहीं होती, वो वापस घर जरूर लौट के आता है। तो जब ये वापस आता है तो रेडिएशन एमिट करता है विजिबल रीजन में, और विजिबल रीजन में अगर रेडिएशन एमिट करेगा तो वो कलर हमें दिखाई देगा। Yes, ma'am. तो ये कलर एब्जॉर्ब करेगा, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो आपको दिखाई देगा। मैम ये क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्ब कॉम्प्लीमेंट्री, डोंट वरी, आपको ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए ये ध्यान रखो कि जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके कलर्ड होंगे, जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कलरलेस। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजिशन मेटल भी होते हैं जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते बट वो फिर भी कलर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे आपका बताऊंगी आगे चल के, जैसे आपका डाइक्रोमेट है, उसमें क्रोमियम +6 में डी में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है बट वो फिर भी कलर्ड होता है, डार्क ऑरेंज कलर का होता है। MnO4 2 नेगेटिव, ठीक है, या मैं बोलूं MnO4 नेगेटिव +7 में है मैग्नीज, वहां पे डी बिल्कुल खाली है बट वो फिर भी डार्क पिंक कलर का होता है। तो इनमें कलर क्यों आते हैं ये सब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ाऊंगी, अभी पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। हो सकता है किसी बच्चों ने पढ़ा हो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, हो सकता है, तो अच्छी बात है पढ़ रखा है तो, बट मैं ये मान के चल रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ रखा, तो कोई फायदा नहीं है वो बताने का, क्योंकि आपको लिगेंड नहीं पता अभी क्या होता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही याद करना बेटा, ठीक है। हाँ, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इससे रिलेटेड सवाल हो जाएंगे तुम लोगों से, ठीक है। तो कलर किस वजह से आता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, या तुम यहाँ पे बोलो डी ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है, ठीक है। क्योंकि जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो देखो डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो रही है ना, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन। क्लियर है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड होगा, नहीं है तो कलरलेस होगा। जिंक का कलर क्या कलर होता है, व्हाइट होता है, ठीक है। चलूं आगे। Yes, ma'am. Yes, sir. उसके बाद है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अब देखो थोड़ा सा रटने वाला सीन आ रहा है, बस आपको उतना ही रटना है जितना मैंने लिखा हुआ है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स है ना मेरा बेटा, वो कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करते हैं। अब कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, किसी रिएक्शन में अगर आप कैटलिस्ट को डाल देते हो तो वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ना, रिएक्शन को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बात आती है कि मैम ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव क्यों करते हैं। बिहेव इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनके साथ, तो जैसे मान लो ये आपका कोई कैटालिटिक सरफेस है, इस पे आप कोई गैस एब्जॉर्ब करा रहे हो, तो अलग अलग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के जो आपके कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट बना लेते हैं। मतलब इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको शायद बताया था उसमें केमिकल कैनेटिक्स में, जो बहुत कम देर के लिए एग्जिस्ट करते हैं फिर वो प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. कह रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर वेरिएबल वैलेंसीज, वैलेंसीज का मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण ट्रांजिशन मेटल कई बार ना अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बना लेते हैं दूसरों के साथ, ठीक है। और कंपाउंड बना के क्या करते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। यानी कि मोटा मोटी बात यही है कि अगर वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं तो वो पक्का एक्टिवेशन एनर्जी पाथ को क्या कर देंगे, बैरियर को कम कर देंगे, यानी कि एक रिएक्शन को नया पाथ प्रोवाइड कराएंगे जिससे रिएक्शन हमारी फास्ट हो सके, ठीक है जी। उसके अलावा जो ट्रांजिशन मेटल है वो एक सरफेस एरिया भी प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, ताकि रिएक्शन हो सके। इस पे क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट जहां पे रिएक्शन होनी होती है। जैसे ये मान लो कैटालिटिक सरफेस है, ऊपर से आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कंपाउंड बनाएंगे, लेकिन वो स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाएंगे, ठीक है।
ठीक है, उसके बाद वो फर्दर क्या करेंगे, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। अभी मैं आपको एक रिएक्शन भी बताती हूँ। ये देखो, ये रिएक्शन, यहाँ पे देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, जो आयरन +3 है ना, वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कौन सी रिएक्शन में बेटा, आयोडाइड और पर सल्फेट आयन। अब तो तुम्हें पता भी चल गया होगा पर सल्फेट क्या होता है। पर सल्फेट Yes, ma'am. H2SO8, याद है, परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बताया था मैंने, ठीक है। Yes. तो बेसिकली ये रिएक्शन करवानी है हमें, तुम्हें I नेगेटिव प्लस H2O8 को इसमें चेंज करना है। अब हम इसमें कैटलिस्ट कौन डाल रहे हैं, आयरन 3+, ठीक है, आयरन इसमें कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है। क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है। तो होता क्या, इधर आओ, आयरन +3 जैसे ही I नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो I नेगेटिव किस में चेंज हो जाएगा, I2 में, और ये खुद क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। अब ये Fe+2 क्या करेगा, फर्दर H2O8 2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। क्या होता है ये, यही तो होता है मार्शलेस एसिड, याद है क्या, याद है सबको। यस मैम। तो ये क्या करेगा, अब ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसको रिड्यूस कर देगा। यानी कि ये रिएक्शन करवाने के लिए हमने इसमें क्या यूज किया, कैटलिस्ट का यूज किया। और कौन कैटलाइज कर रहा है इस रिएक्शन को, आयरन 3+। आप नोटिस कर पा रहे हो क्या, पहले इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, फिर Fe2+ इसके साथ रिएक्ट करके Fe3+ देखो बाहर निकल जा रहा है। मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके रिएक्शन से बाहर निकल रहा है। यही तो करता है कैटलिस्ट, यही तो करता है कैटलिस्ट। अपना Yes, काम ma'am. करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और रिएक्शन से बाहर निकल जाता है। तभी वो बोल रहा है कि वो इंटरमीडिएट बनाता है कुछ टाइम के लिए, जो कि अनस्टेबल होता है। पहले बॉन्ड बनाएगा, अपना काम करेगा और बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन एनसीईआरटी की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन को कैटलाइज कौन करता है, आयरन 3 करता है। क्लियर हुआ ये वाली बात, जल्दी बताइए सारे बच्चे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है आपको थ्योरी वाला चैप्टर पढ़ाना, ठीक है क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें याद करवाने वाली। उसके बाद है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। सुना है आप लोगों ने कभी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? Yes, ma'am. इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, जो कैसे बनते हैं। मान लो आपके लैटिस है, मान लो आपका कोई मेटल का लैटिस है, उन मेटल में, उन लैटिस में क्या होता है, छोटी छोटी जगह होती है। छोटी छोटी जगह में क्या होता है, छोटे छोटे एटम जाके फंस जाते हैं, देख रहे हो। When small atoms like हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन उसमें जाके क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, किसमें, क्रिस्टल लैटिस में, ठीक है। और ना तो ये क्या होते हैं, नॉन स्टोशियोमेट्रिक होते हैं, और ना ही आयनिक होते हैं, ना ही कोवेलेंट होते हैं। नॉन स्टोशियोमेट्री मतलब देखो Fe3H VH.56, ऐसा नहीं है कि एक वेनेडियम और एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन देखो कितना है, 0.56 है, हाइड्रोजन देखो 1.7 है, मतलब नॉन स्टोशियोमेट्रिक है, ठीक है। अच्छा, फिर वो क्या कह रहे हैं, ये हमारे काम की नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, जब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं ना, उसमें आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट भैया बहुत ज्यादा होता है। मतलब जो पहले आपका लैटिस था, उसमें दूसरे एटम्स ट्रैप हो जाने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे बोराइड्स हैं, बोराइड्स मतलब बोरोन वहां पे यूज होता है, ठीक है, एलिमेंट। वो कई तो ऐसे बोराइड्स होते हैं जो डायमंड जैसी हार्डनेस रखते हैं। तीसरा पॉइंट है, वो मेटेलिक कंडक्टिविटी को रिटेन करके रखते हैं। जो उनकी कंडक्टिविटी थी, मेटेलिक कंडक्टिविटी किस वजह से होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो चेंज नहीं होती है, वो वैसी की वैसी रहती है, ठीक है। उसके बाद ये केमिकली इनर्ट होते हैं, मतलब ये रिएक्ट नहीं करते। क्या बोला मैंने, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जल्दी आंख बंद करके याद करो, जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो हार्ड होते हैं, मेटेलिक कंडक्टिविटी अपनी रिटेन रखते हैं, मतलब चेंज नहीं होती है, और ये केमिकली इनर्ट रहते हैं। यहाँ से 4 पॉइंट से नीट में कम से कम 6 से 7 बार क्वेश्चन आ चुका। ये 4 पॉइंट तुम्हें याद करने हैं, हो जाएंगे क्या याद? यस मैम। Yes. यस मैम। Yes, ma'am. उसके बाद है एलओए। एलओए तो तुमने बचपन में सुना था। एलओए कैसे बनता है, मिक्स करते हो कंपोनेंट्स को, मिक्सर। ठीक है, होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन को, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कुछ भी मिला के एलओए बना दोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि
पढ़ो चलो इसको। एलॉय में बी होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन इन विच एटम ऑफ वन मेटल आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली अमंग द एटम ऑफ अनदर। मतलब वो कह रहे हैं कि सिर्फ वही एलॉय बनाएंगे जिनकी रेडियाई जो होगी वो इस रेंज में होगी। मतलब जिनको आप मिक्स कर रहे हो ना मेरा बेटा, उनकी रेडियाई कितनी होनी चाहिए, 15% उनका डिफरेंस होना चाहिए मेटेलिक रेडियाई का, तभी वो क्या कराएंगे, एलॉय बनाएंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा होगा, because of similar radii of and other characteristic of transition metals alloy are readily formed by these metals। अगर सिमिलर रेडियाई होगी तभी आपका एलॉय की फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोल रहे हैं फेमस एलॉय कौन से हैं, फेरस एलॉय। फेरस मतलब Fe, आयरन की बात कर रहे हैं। ये कौन कौन से हैं याद करना है मैम? हाँ मैम, रट्टा मारो इसको। क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिबेल्डियम, मैग्नीज। ठीक है, जो आपके स्टेनलेस स्टील होते हैं और जो स्टील होते हैं उसमें ये एलॉय यूज करते हैं, देख पा रहे हो, इनको बोलते हैं यस मैम। ठीक है, अच्छा जो ब्रास होता है आपका उसमें क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है। जो आपका ब्रोंज होता है उसमें क्या होता है, कॉपर और टिन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक होता है गन मेटल और एक होता है बेल मेटल। इसमें कौन कौन से ट्रांजिशन मेटल यूज होते हैं मेरा बेटा? कॉपर होता है, जिंक होता है, टिन होता है। ठीक है जी, यस मैम। ट्रांजिशन मेटल्स क्या करते हैं, एलॉय की फॉर्मेशन भी करते हैं। ये देखो दिख रहा है सबको? यस मैम। ये देखो, जब सिमिलर रेडियाई होगी तभी इजिली रिप्लेस आप कर सकते हो। देखो क्लियर है? यस यस मैम। ठीक, ऐसा नहीं अंट शंट किसी को भी मिक्स कर दोगे। ठीक है, चलो ओके। ये क्वेश्चन है मेरा बेटा एनसीईआरटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें याद है मैंने एक चीज बोली थी तुम्हें कभी किसी टाइम में कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के जहां जहां सवाल आएंगे ना बेटा, वहां वहां मैं तुम्हें कहूंगी इंपॉर्टेंट है। यस मैम। यस मैम। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या, अगर मान लो कोई एक एलिमेंट अपनी उस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है वो अपने दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा। जैसे मेरा बेटा MnO4 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव, तो ये MnO4 नेगेटिव में भी जा सकता है और MnO2 में भी जा सकता है, क्योंकि MnO4 2 नेगेटिव में क्या है ये बेटा, Mn+6 में है, इसमें ये +7 में, +4 में, यानी कि सेम स्पीसीज ऑक्सीडाइज भी हो रही है और रिड्यूस हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है ये किसका एग्जांपल है, डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जांपल है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो वो क्या कह रही है, एनसीईआरटी कहती है भाई मैग्नीज जो है 6th ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाती है। ठीक है उसके बाद लास्ट पार्ट आज की क्लास का, देखो ऑलमोस्ट मैं सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। वो ये बोल रहे हैं, इधर देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ मेरा बेटा, वो ये बोल रहा है, ध्यान से सुनना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना, स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाओगे तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यस मैम। नीचे आओ, वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, याद करो मैंने कहा था आयनिक कैरेक्टर कम होता है, याद करो फजान्स रूल, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, मतलब आयनिक कैरेक्टर घटेगा। शिव ठीक है क्या? यस मैम। तो जो Mn2O7 है यहाँ पे Mn+7 में है, तो ये कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड है और ये ऑयली होता है, बहुत ज्यादा ग्रीन ऑयली कंपाउंड होता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है आगे, आगे चलो, आगे चलो, आगे 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 क्या कहता है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोलता है यहाँ पे देखो मेरा बेटा कि Mn2O7 हमें ये देता है, HMnO4, CrO3 हमें ये देता है, इसको छोड़ो। फिर वो बोला, इधर देखो ये इंपॉर्टेंट है, V2O5 एम्फोटेरिक है। यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिखती जा रही हूँ जो हमें ये बोल रहा है। क्या बोला मैंने कि Mn2O7 क्या है मेरा बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, पहली चीज मैंने ये बोली। उसके बाद ये बोल रहा है कि V2O5 एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक मतलब क्या होगा, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी करेगा। ठीक है मेरा बेटा? यस मैम।
ठीक है। जब ये एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा V2O5 बेस के साथ, तो ये VO4 3 नेगेटिव देगा। एनसीआर बेटा नीट 2023 का क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं तुम लोगों को। और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें ये क्या देता है, VO4 प्लस देता है। मैम याद करना है, हाँ ये याद करना है, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है इसने, और देखो क्या लिखा हुआ है, वेनेडियम देयर इज ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम बेसिक टू लेस बेसिक एंड टू एम्फोटेरिक। मतलब वो ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास V2O3 है, V2O4 है, V2O5 है, तो इसमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ऑब्वियस ही बात है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी, यानी कि ये वाला वेनेडियम +3 ना, यहाँ पे 2x - 6। यहाँ पे देखो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 में है। तो ज्यादा अगर मैं बेसिसिटी का ऑर्डर लगाऊं तो यही होगा। तो ये ज्यादा बेसिक, एक कम बेसिक, और ये तो क्या है, एम्फोटेरिक है। तो यही लिख रहा है वो, ठीक है। उसके बाद वो क्या लिखता है, उसके बाद लिखता है V2O4 कहाँ गया, ये वाला पढ़ो। V2O5 क्योंकि एम्फोटेरिक है तो एल्कली के साथ भी रिएक्ट करता है और एसिड के साथ भी करता है। एल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो हमें ये मिलता है, एसिड के साथ करता है तो ये। मैम ये याद करना है, हाँ, क्योंकि नीट 2023 में क्वेश्चन आया था, जो कि मैं आप लोगों को कल करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है CrO बेसिक है और Cr2O3 क्या है, एम्फोटेरिक है। मैम ये याद करना है क्या, हाँ जी। अगर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो वो भैया बेसिक होगा, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो भैया वो एसिडिक होगा, अगर बीच में है तो वो एम्फोटेरिक होगा। सीधी सी बात, हो जाएगा ये। यस मैम। आई नो बहुत ज्यादा थ्योरी है ना, कोई बात नहीं, अभी देखो क्वेश्चन करेंगे ना, तुम्हें मजा आ जाएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, अभी अपने पास 9 मिनट है, मतलब आई नो टाइम हो चुका है ऑलरेडी, आपको मैं छोड़ दूंगी, 8:45 होती है ना क्लास। चलो ये क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे। हाँ, 1-2 पॉइंट मैं और लिखवाना भी भूल गई आपको, चलो कोई नहीं, कल लिखवा दूंगी, मुझे याद दिलवाना बेटा, है ना, मैं भूल गई हूँ 1-2 पॉइंट्स लिखवाना। हम्म, क्या लग रहा है बेटा, 2020 में क्वेश्चन आया था। वेरी गुड, आप हैंड रेस कीजिए, मैं यहाँ पे वो पॉइंट लिख ही देती हूँ, पता चले मैं कल भी भूल ही गई फिर। हो गया, चलो करो फटाफट। वेरी गुड, शाबाश। नम्रता आप बताओ। मैम ऑप्शन डी। वेरी गुड। देखो सारी स्टेटमेंट ठीक है, अभी पढ़ाया ना मैंने, लेकिन देखो क्रोमियम यहाँ पे भी +6 में और यहाँ पे भी +6 में, तो वो बोल रहे हैं नोट द सेम, ये तो गलत हो गया, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट टू, ठीक है। देखो बेटा ये आप लिख लीजिए, जो क्रोमियम +2 होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आयरन 2+ से भी, क्योंकि बेटा क्रोमियम 2+, क्रोमियम 3+ में जाना चाहता है, क्योंकि इसके पास D3 होता है। आज किसी ने क्वेश्चन पूछा भी था ग्रुप में, ठीक है। अब D3 में क्या होता है, T2G में 3 होता है। अब T2G क्या है, जो कि मैं कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगी। ऐसे टाइटेनियम +2 क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। याद करो मैंने कल बताया था ना, टाइटेनियम 4 ज्यादा स्टेबल होता है +2 से, इसलिए ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो दूसरों को रिड्यूस करेंगे और खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है जी। ऐसे वेनेडियम +3, मैग्नीज +3, आप इसको याद कैसे करोगे, वीमन को, वीमन को, वीमन को, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद को रिड्यूस, क्योंकि आपको पता है वेनेडियम +2 D3 में स्टेबल होगा, Mn3+ Mn2+ में जाएगा, स्टेबल होता है, और कोबाल्ट +3 भी कोबाल्ट +2 में जाना चाहता है। तो ये क्या है, तीनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हो जाएगा ये याद, यस मैम। रट्टा नहीं मारना, समझ के करना। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, मैंने कहा था ना आया हुआ है, 2020 में ये क्वेश्चन आया था, करो। अपने आप को नंबर दे देना कितने ठीक करते जा रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश।
करो करो और बच्चे, मैं चाहती हूँ हैंड रेज कीजिए। काजल आप बताओ। मैम अभी सॉल्व नहीं हुआ है, वो पहले का रेस था। अच्छा करो करो। शिव आप बताओ। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन ऑप्शन बी। 4.90। जी मैम। वेरी गुड मैम। +2 होता है D4, यानी कि 4.8 के आसपास आएगा, और हमारे पास एक ही ऐसा ऑप्शन है। देखो कर लिया ना तुमने, इजी है बेटा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ये देखो कहाँ पे आया हुआ है, 18 में। मैंने कहा था हर साल आता है। अब मैम आप कहोगे मैम 19 वाला कहाँ गया, 19 वाला भी आ जाएगा। ठीक है, वो शायद मैंने या तो आपको दिया नहीं, हाँ नहीं दिया वो मैंने। ये वाला करो। अब इसमें देखो आपको ये फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसने इस टर्म में पूछ लिया। करो बेटा। शाबाश। क्या लग रहा है? चलो 7 करते हैं अब ये। कोबाल्ट 3+ में कितने इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है ना? 3 में। Yes, ma'am. तो 3 इंटू 3+2 कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, यानी कि ए का आ जाएगा 15। यस मैम ना ना, कोबाल्ट 2+ में कितना है? 4 है। 4 इलेक्ट्रॉन। 4 है। मैं तभी सोचू आंसर मैच नहीं कर रहा है भाई। 4 है, तो यानी कि 4 इंटू 4+2, तो ये कितना हो जाएगा? 24 24. यानी कि ए का आ जाएगा 4। आगे चलो, क्रोमियम +3 में कितना है? 3 है, तो यानी कि बी का 5th आ जाएगा। ऑप्शन आ गया, आंसर आ गया अपना तो। और इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। देखो आ रहा है क्या? यस मैम। सोच लो आ रहा है तो फिर मैं आगे चलो। हैंड रेस करो किसका आ गया, जल्दी से हैंड रेस करो किसका आ गया। बस 10 बच्चों का है, बस 11 बच्चों का है 22 बच्चों में से। अरे बड़ी गलत बात है। पढ़ क्या रहे हो भाई तुम क्लास में? ये करो। दोनों क्वेश्चन कर लो एक बार। रानी आप बताइए। 2.8 कब आएगा बेटा? मैम 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। और 2 अनपेड किसमें है? टाइटेनियम में तो एक है। मैम कोबाल्ट। निकल में है बेटा। निकल +2 D8 होता है, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना इसमें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 है ना। ये वाला बताओ, नीचे वाला तमनप्रीत। मैम नहीं पढ़ना है। अपूर्वा पढ़ लिया? यस मैम। क्या होगा? मैम ऑप्शन डी। ठीक है, वो केमिकली इनर्ट होते हैं ना कि रिएक्टिव होते हैं। क्लियर है? चलो ये Yes, वाला ma'am. क्वेश्चन करो।
जिसका ऊपर वाला हो गया नीचे वाला भी कर लो। रानी आप ऊपर वाला बताओगी? हाँ जी मैम। बताओ। ऑप्शन सी मैम। जानवी आपसे हो रहे हैं? अच्छा हो गए। नम्रता हो रहे हैं? संचिता, प्रखर, प्रखर ओम एक भी क्वेश्चन में हाथ नहीं खड़ा किया बेटा। चांदनी, ऑप्शन सी ना, वेरी गुड। ये वाला Yes, ma'am. बताओ, लास्ट वाला हुआ है किसी का? जानवी आपका हो गया? आपसे पूछा डज नॉट करेक्टली मैच। ऑप्शन सी। वेरी गुड, ऑप्शन सी। क्योंकि याद करो वो पहाड़ वाला एग्जाम्पल है ना, Yes, ma'am. ऊपर आ रहा था, उससे नीचे जा रहा था। Yes, ma'am. खत्म। वेरी गुड बच्चों। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं और क्वेश्चन ले आऊंगी। अब आपको देखो ये करने हैं क्वेश्चन। मॉड्यूल सबके पास है ना? जल्दी से हैंड रेस Yes, ma'am. पास मॉड्यूल है? जल्दी से हैंड रेस करेंगे सारे बच्चे जिनके पास मॉड्यूल मिल गए हैं। उनको नहीं मिले हैं तो बेटा चेक करो, रिसोर्स शीट में मैंने अपलोड कर दिया मॉड्यूल। देखो अभी भी 12 बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, 14 बच्चे कर रहे हैं। अंकिता हो रहे थे क्वेश्चन? ओम हो रहे थे क्या? संचिता हो रहे थे क्या? प्लीज बता दो। ठीक है, तो आपको मॉड्यूल में सेक्शन सी एंड सेक्शन डी कंप्लीट करने हैं, और एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1 के नाम से आपको मिलेगा, उसके क्वेश्चन 15 to 26 करने हैं, और उसके आंसर आपको लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है जी? यस मैम। Yes, ma'am. आज के लिए इतना बहुत है, बहुत ज्यादा।